द वर्कमेंस कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। एकदम। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस अधिनियम के बेसिक्स पर चलते हैं। इस कानून की शुरुआत 1 जुलाई 1924 को हुई थी और ये पूरे भारत में लागू है। किसी भी कानून को समझने के लिए सबसे पहले उसकी शब्दावली समझनी होती है। इस पीडीएफ में आश्रित यानी डिपेंडेंट की एक बहुत ही विशिष्ट परिभाषा है। इसमें मुख्य रूप से विधवा पत्नी, 18 साल से कम उम्र का नाबालिग बेटा, अविवाहित बेटी और विधवा मां शामिल हैं। और नाबालिग को भी स्पष्ट किया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। हाँ, लेकिन असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब बात कर्मकार यानी वर्कमैन की परिभाषा की आती है। अनुसूची 2 में यानी शेड्यूल 2 में इसकी एक बहुत लंबी सूची है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। सही कहा। और यहीं पर श्रोताओं को अपना पहला और शायद सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप मिलता है। अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों में पूछा जाता है कि क्या यूनियन के सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य इस अधिनियम के तहत कर्मकार माने जाते हैं। और एक आम छात्र सोच सकता है कि भाई देश के लिए काम करने वाला जवान तो सबसे बड़ा कर्मकार है। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है, लेकिन कानूनी तौर पर इसका जवाब नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के सदस्यों को कर्मकार की परिभाषा से पूरी तरह बाहर रखा गया है, मतलब एक्सक्लूड किया गया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण यह है कि सेना के जवानों के लिए उनके अपने अलग और बहुत ही सख्त सैन्य कानून होते हैं। उनके पेंशन नियम और कोर्ट मार्शल की प्रक्रियाएं अलग होती हैं। उन्हें इस सामान्य नागरिक श्रमिक कानून के दायरे में नहीं रखा जा सकता। पेपर सेट करने वालों का ये सबसे पसंदीदा सवाल है। ये एक बहुत ही तार्किक बात है, मतलब अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग कानून। अब एक और जटिल विषय पर आते हैं जो इस अधिनियम का मुख्य आधार है, अपंगता या डिसेबलमेंट। इस पीडीएफ के अनुसार इसे मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। अस्थाई और स्थायी यानी टेम्पररी और परमानेंट, और आंशिक और पूर्ण यानी पार्शियल और टोटल अपंगता। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर के हाथ में चोट लग जाती है और वो 2 महीने तक वो काम नहीं कर पाता जो वो पहले कर रहा था, तो ये अस्थाई आंशिक अपंगता हुई, क्योंकि समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर हम स्थायी अपंगता की बात करें तो कानून इसे कैसे मापता है? क्योंकि हर चोट का असर तो अलग अलग हो सकता है ना। इसी असर को निष्पक्ष रूप से मापने के लिए कानून में अनुसूची 1 यानी शेड्यूल 1 बनाई गई है। ये अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी तरह की बहस की गुंजाइश को खत्म कर देती है। वो कैसे? इसमें मान ली गई या डीम्ड अपंगता का सिद्धांत लागू होता है। उदाहरण के लिए शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में कुछ चोटों की सूची है, जैसे किसी उंगली का कट जाना। कानून स्पष्ट कहता है कि इसे स्थायी आंशिक अपंगता मान लिया जाएगा। ओके भाई, अगर कोई चोट अनुसूची 1 के भाग 1 में है, जैसे दोनों आंखों की रोशनी चले जाना, या फिर भाग 2 की कई छोटी चोटों को मिलाकर व्यक्ति की कमाई करने की क्षमता का कुल नुकसान 100% या उससे ज्यादा हो जाता है, तो कानून उसे स्थायी पूर्ण अपंगता मान लेता है, मतलब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। हाँ। इसका सीधा मतलब यह है कि कानून अब यह मानकर चलता है कि वो व्यक्ति अब जीवन भर वो कोई भी काम नहीं कर सकता जो वो दुर्घटना से पहले कर सकता था। यहां कंपनी ये दलील नहीं दे सकती कि मजदूर कोई हल्का काम तो कर ही सकता है। यानी कानून ने प्रतिशत के हिसाब से एक पक्की लाइन खींच दी है ताकि कोई भी कंपनी मजदूर का फायदा न उठा सके। बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि ये तय कैसे होगा कि दुर्घटना की जिम्मेदारी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की है या नहीं। यहीं पर इस पीडीएफ का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, सुनहरा नियम या द गोल्डन रूल। ये बहुत जरूरी है। ये नियम कहता है कि नियोक्ता मुआवजा देने के लिए तभी जिम्मेदार होगा जब दुर्घटना रोजगार के दौरान और उसके कारण हुई हो। इसे अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ ड्यूटी पर होना काफी नहीं है। सही कहा, उस काम की वजह से ही दुर्घटना होनी चाहिए। इसमें अनुसूची 3 में दी गई व्यावसायिक बीमारियां या ऑक्यूपेशनल डिजीज भी शामिल है, जो किसी विशेष काम को लंबे समय तक करने से होती है। और इसमें एक बात और स्पष्ट की गई है, कोई भी कर्मचारी एक ही समय में इस अधिनियम के तहत भी मुआवजा मांगे और सिविल कोर्ट में भी मुकदमा ठोक दे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही रास्ता चुनना होगा। ये सुनहरा नियम तो बहुत मजबूत है। इसके कुछ सख्त अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं, जहां एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हाँ, और ये एक्सेप्शंस एग्जाम के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। पहला अपवाद समय से जुड़ा है। अगर चोट की वजह से होने वाली अपंगता 3 दिन या उससे कम समय के लिए है तो कंपनी कोई मुआवजा नहीं देगी। 3 दिन वाला रूल। जी। दूसरा और सबसे आम अपवाद है शराब या नशीली दवाओं का प्रभाव। अगर दुर्घटना के वक्त मजदूर नशे में था तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तीसरा, अगर कर्मचारी ने सुरक्षा नियमों की जानबूझकर अनदेखी की हो, जैसे हेलमेट ना पहनना। बिल्कुल। और चौथा, अगर उसने सुरक्षा उपकरणों या मशीन के गार्ड्स को खुद हटा दिया हो। इन सभी स्थितियों में नियोक्ता मुआवजा देने से साफ इनकार कर सकता है, क्योंकि गलती सीधे तौर पर कर्मचारी की लापरवाही की है। अगर कोई सामान्य कानून होता तो बात यहीं खत्म हो जाती, लेकिन यहीं पर इस स्लाइड पीडीएफ का सबसे हैरान करने वाला और परीक्षा के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है। इसे हम द ओवरराइड कह सकते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस कानून का। हाँ,
मान लीजिए एक मजदूर शराब के नशे में मशीन पर काम कर रहा है, उसने जानबूझकर मशीन का सेफ्टी गार्ड भी हटा दिया है और इसके कारण एक भयंकर दुर्घटना हो जाती है। अब तक के अपवादों के हिसाब से उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अगर उस दुर्घटना में उस मजदूर की मौत हो जाए या उसे स्थायी पूर्ण अपंगता हो जाए, तब क्या होगा? तब ये कानून अपना सबसे मानवीय चेहरा दिखाता है। अगर परिणाम मृत्यु या स्थायी पूर्ण अपंगता है तो वे सारे अपवाद, चाहे वो शराब का नशा हो, सुरक्षा गार्ड हटाना हो या कोई और लापरवाही हो, पूरी तरह से शून्य या नलीफाई हो जाते हैं। मतलब कंपनी को पैसा देना ही पड़ेगा? हाँ, नियोक्ता यह कहकर नहीं बच सकता कि मजदूर नशे में था, उसे पूरा मुआवजा देना ही होगा। इसके पीछे 1923 के उन कानून निर्माताओं की बहुत गहरी सामाजिक सोच थी। कैसी सोच? उनका मानना था कि अगर मजदूर कोई छोटी गलती करता है और उसे मामूली चोट लगती है तो उसे सबक सिखाने के लिए मुआवजा रोका जा सकता है, लेकिन अगर उसकी जान ही चली गई या वो हमेशा के लिए बिस्तर पर आ गया तो उसकी उस एक गलती की सजा उसके पीछे छूट गए मासूम बच्चों और विधवा पत्नी को क्यों मिले। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। बिल्कुल, परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए ये ओवरराइड क्लॉज डाला गया था। ये तथ्य यूपीएससी और ईपीएफओ जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सच में ये एक ऐसा बिंदु है जो इस पूरे अधिनियम को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज से कहीं ऊपर ले जाता है। एकदम। अब चलिए उस हिस्से की बात करते हैं जिसका सीधा असर जेब पर पड़ता है, यानी मुआवजे की राशि और उसकी कैलकुलेशन। इस पीडीएफ में जो गणित दिया गया है उसे समझना जरूरी है। हाँ, नंबर्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो मुआवजे की गणना के लिए कर्मचारी के मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 4,000 रुपए मानी जाती है। अब अगर मृत्यु का मामला है तो कानून कहता है कि न्यूनतम 80,000 रुपए का मुआवजा देना ही होगा। लेकिन अगर मामला स्थायी पूर्ण अपंगता का है तो न्यूनतम मुआवजा 90,000 रुपए है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के खर्च के लिए सबसे बड़े आश्रित को 2,500 रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। सही। यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल दिमाग में आता है कि मौत के मामले में 80,000 और अपंगता के मामले में 90,000 क्यों? आमतौर पर तो मृत्यु को सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है ना? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब पूरी तरह से इकोनॉमिक्स पर टिका है। मृत्यु की स्थिति में जो व्यक्ति कमा रहा था वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई 80,000 रुपए से की जाती है। ठीक है। लेकिन स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में वह व्यक्ति जीवित तो है, लेकिन अब वह एक भी पैसा नहीं कमा सकता। उल्टा, अब उसके जीवन यापन का, उसके खाने पीने का और उसकी जीवन भर चलने वाली दवाइयों का खर्च भी परिवार के कंधों पर आ गया है। ओहो, मतलब वो परिवार के लिए आर्थिक रूप से एक दोहरी जिम्मेदारी बन जाता है। बिल्कुल। इसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ को संभालने के लिए अपंगता के मामले में न्यूनतम राशि मृत्यु से 10,000 रुपए अधिक रखी गई है। ये लॉजिक तो कभी नहीं भूलेगा। और एक बात, इस राशि को तय करने के लिए जो मासिक मजदूरी निकाली जाती है वो दुर्घटना से ठीक पहले के 12 महीने की निरंतर सेवा यानी कंटिन्यूअस सर्विस के आधार पर तय होती है। यहाँ निरंतर का मतलब यह है कि उस 12 महीने के दौरान कर्मचारी ने कभी भी 14 दिन से ज्यादा की छुट्टी ना ली हो। ये निरंतर सेवा वाला 14 दिन का नियम भी एक अच्छा एग्जाम ट्रैप हो सकता है। हाँ, इसे नोट कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि दुर्घटना हो गई, मुआवजे की राशि भी तय हो गई, लेकिन कंपनी पैसा देने में आनाकानी कर रही है या देरी कर रही है। ऐसे में ये कानून क्या बचाव देता है? सेक्शन 4A इस बारे में बहुत स्पष्ट है। हाँ, सेक्शन 4A स्पष्ट करता है कि अगर मुआवजे की कुल राशि को लेकर कंपनी और कर्मचारी के बीच विवाद भी चल रहा हो तो भी कंपनी को वो हिस्सा तुरंत देना होगा जिसे वो स्वीकार करती है, जिसे प्रोविजनल पेमेंट कहते हैं। बिल्कुल। और अगर देय राशि चुकाने में 1 महीने की भी देरी होती है तो नियोक्ता को बकाया राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देना पड़ता है। ब्याज तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन कानून यही नहीं रुकता। अगर इस अधिनियम के तहत नियुक्त कमिश्नर को यह लगता है कि भुगतान में देरी का कोई उचित कारण नहीं था, यानी अनजस्टिफाइड डिले था, तो वो कंपनी पर एक बहुत भारी पेनल्टी लगा सकता है। कितनी भारी? ये पेनल्टी बकाया राशि का 50% तक हो सकती है। यानी अगर 1 लाख रुपए बकाया हैं तो कंपनी को 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। बाप रे। ये खौफ इसलिए रखा गया है ताकि बड़ी कंपनियां गरीब मजदूरों को अदालतों और दफ्तरों के चक्कर ना कटवा सकें। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। इसके अलावा अगर कोई मुआवजा आधा मासिक किस्तों में दिया जा रहा है तो सेक्शन 6 के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी समीक्षा या रिव्यू किया जा सकता है। और सेक्शन 7 भी तो है इसमें। हाँ, अगर ये किस्तें लगातार 6 महीने तक चलती रहती हैं तो सेक्शन 7 के तहत कम्यूटेशन का विकल्प आता है। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों की सहमति या कमिश्नर के आदेश से भविष्य की सभी किस्तों को एक मुश्त राशि यानी लमसम में बदला जा सकता है। जैसे कि किसी मजदूर को अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू करने के लिए एक साथ बड़ी रकम की जरूरत हो। बिल्कुल सही। ये कम्यूटेशन का विकल्प मजदूरों को आर्थिक स्वतंत्रता देने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन इस पैसे की सुरक्षा कैसे होती है? सेक्शन 8 और 9 में इसका बहुत ही शानदार ढांचा दिया गया है। हाँ, पहले सेक्शन 9 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 9 इस पैसे को पूर्ण सुरक्षा या एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इसका मतलब है कि इस मुआवजे के पैसे को न तो कोई बैंक कुर्क कर सकता है, न ही इसे किसी कर्ज के बदले असाइन किया जा सकता है। यानी पैसा सुरक्षित है। हाँ, अगर मजदूर पर पहले से कोई पुराना कर्ज है तो कर्जदार इस मुआवजे के पैसे पर अपना दावा नहीं ठोक सकता। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ प्रभावित परिवार के लिए है। बिल्कुल, और सुरक्षा के इसी विचार को सेक्शन 8 एक कदम और आगे ले जाता है। यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ट्रैप छिपा हुआ है। वो क्या है? जरा सोचिए, एक कारखाने में किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है। कारखाने का मालिक बहुत नेक इंसान है,
और वो तुरंत मुआवजे के 1 लाख रुपए नकद लेकर उस मजदूर की विधवा पत्नी को दे आता है। क्या कानून की नज़र में ये सही है? मुझे लगता है नहीं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, नहीं। सेक्शन 8 साफ कहता है कि घातक मामलों में, यानी फेटल केसेस में, या जहां आश्रित एक महिला या नाबालिग है, वहां नियोक्ता सीधे परिवार को पैसा नहीं दे सकता। डायरेक्ट हैंड ऑफ्स इनवैलिड है। तो पैसा कैसे दिया जाएगा? वो पैसा हर हाल में कमिश्नर के पास ही जमा होना चाहिए। नियोक्ता अपनी तरफ से केवल इतना कर सकता है कि अंतिम संस्कार या तुरंत की जरूरतों के लिए 3 महीने के वेतन के बराबर का एडवांस दे दे, जो बाद में मुआवजे से काट लिया जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सोच ये है कि अक्सर दुख की घड़ी में या अज्ञानता के कारण परिवार के दूर के रिश्तेदार या गांव के साहूकार उस विधवा या नाबालिग से वो बड़ी रकम आसानी से ठग सकते हैं। कमिश्नर एक तरह से कानूनी अभिभावक की भूमिका निभाता है और ये सुनिश्चित करता है कि पैसा सही हाथों में ही जाए। यानी आप अच्छे इरादे से भी कानून के तय रास्ते को बाईपास नहीं कर सकते। ये एक बेहतरीन सुरक्षा उपाय है। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के अगले महत्वपूर्ण विषय समय सीमा या डेडलाइंस पर आते हैं। हाँ, सेक्शन 10, 10A और 10B में इसके स्पष्ट नियम हैं। सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी दावा या क्लेम दुर्घटना होने या मृत्यु होने की तारीख से 2 साल के भीतर किया जाना चाहिए। ये इस कानून का स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस है। और अगर मामला व्यावसायिक बीमारी का है तो ये 2 साल का समय तब से गिना जाएगा जब बीमारी के कारण कर्मचारी पहली बार लगातार अनुपस्थित हुआ हो या जब डॉक्टर ने पहली बार उस बीमारी को डायग्नोज किया हो। इसके साथ ही एम्प्लॉयर्स के लिए भी कुछ बहुत सख्त डेडलाइंस है ना? बिल्कुल। सेक्शन 10A के तहत अगर कमिश्नर को किसी स्रोत से किसी घातक दुर्घटना की जानकारी मिलती है तो वो सीधे नियोक्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांग सकता है। उस नोटिस के मिलने के 30 दिन के भीतर नियोक्ता को अपना बयान दर्ज कराना होता है कि वो मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है या नहीं। और सेक्शन 10B क्या कहता है? सेक्शन 10B कहता है कि अगर कारखाने में कोई गंभीर शारीरिक चोट या मौत होती है तो कंपनी को हर हाल में 7 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट कमिश्नर को भेजनी होगी। यहाँ गंभीर शारीरिक चोट यानी सीरियस बॉडीली इंजरी को भी बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हाँ, ऐसी कोई भी चोट जिससे किसी अंग का स्थायी नुकसान हो जाए, देखने या सुनने की क्षमता चली जाए, कोई हड्डी टूट जाए या जिसकी वजह से कर्मचारी 20 दिन से अधिक समय तक काम पर न लौट सके। ये आंकड़े परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दावे के लिए 2 साल, नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन और गंभीर चोट की रिपोर्टिंग के लिए 7 दिन। एकदम सही। अब एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति पर विचार करते हैं। चोट लगने के बाद मेडिकल जांच का क्या नियम है? सेक्शन 11 कहता है कि दुर्घटना की सूचना मिलने के 3 दिन के भीतर नियोक्ता को कर्मचारी के सामने एक मुफ्त मेडिकल जांच का प्रस्ताव रखना होता है। और अगर कर्मचारी मना कर दे तो? अगर कर्मचारी इस जांच से मना कर देता है या डॉक्टर को अपना काम नहीं करने देता तो उसके मुआवजे के अधिकार उसी समय से निलंबित यानी सस्पेंड हो जाते हैं और जब तक वो जांच नहीं करवाता उस निलंबन की अवधि का उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस सेक्शन में एक और बहुत ही दिलचस्प पेज है जिसे एग्रेवेशन क्लॉज कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हाँ प्लीज। मान लीजिए एक कर्मचारी के पैर में मामूली कट लग जाता है। कंपनी का डॉक्टर उसे एंटीबायोटिक देता है और कुछ दिन आराम करने को कहता है, लेकिन कर्मचारी डॉक्टर की बात नहीं मानता, पट्टी खोलकर काम करता रहता है या किसी स्थानीय झोला छाप से इलाज करवाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, और इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि पैर काटने की नौबत आ जाती है। अब वो कर्मचारी कंपनी से एक पैर कटने का भारी मुआवजा मांगता है, तो क्या कंपनी पूरा पैसा देगी? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। एग्रेवेशन क्लॉज कहता है कि अगर कर्मचारी ने मेडिकल सलाह की अवहेलना की और अपनी ही गलती से चोट को बिगाड़ लिया तो उसे केवल उतना ही मुआवजा मिलेगा जितना उसे उस मूल चोट यानी उस मामूली कट के लिए सही इलाज लेने पर मिलता। यानी कानून किसी को भी अपनी मूर्खता का बिल कंपनी के सिर पर फोड़ने की इजाजत नहीं देता। एकदम निष्पक्ष दृष्टिकोण है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। सही बात है। अब ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्टिंग की उलझन को सुलझाते हैं जिसका जिक्र सेक्शन 12 में है। आज के समय में हर बड़ा काम ठेकेदारों के जरिए होता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिल्डर, जिसे हम प्रिंसिपल कहेंगे, अपनी साइट पर पुताई का काम एक ठेकेदार को देता है। ठेकेदार का एक मजदूर काम करते हुए गिर जाता है। अब वो बेचारा मजदूर किससे मुआवजा मांगेगा? यह एक क्लासिक सिचुएशन है। बिल्डर कहेगा कि वो मेरा कर्मचारी नहीं है और ठेकेदार कहेगा कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। यहाँ ये कानून कैसे काम करता है? ये सेक्शन 12 इस अधिनियम के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक है। कानून साफ कहता है कि ऐसे मामलों में प्रिंसिपल यानी मुख्य नियोक्ता भी उसी तरह से जिम्मेदार होगा जैसे कि वो मजदूर सीधे उसी का कर्मचारी हो। ओके। और यहाँ यूपीएससी और ईपीएफओ का एक और बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप आता है। क्या वो मजदूर मुआवजे के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल यानी बिल्डर पर ही केस करने के लिए मजबूर है? नहीं, पीडीएफ में लिखा है कि वो स्वतंत्र है। बिल्कुल। कानून मजदूर को पूरी आजादी देता है कि वो चाहे तो सीधे मुख्य बिल्डर के पास जाए या फिर अपने ठेकेदार के पास। मजदूर को कानूनी दांव-पेच में उलझने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर मजदूर सीधे उस बड़ी कंपनी के पास जाते हैं जिसके पास पैसा होता है और फिर वो बड़ी कंपनी अपना पैसा ठेकेदार से वसूल सकती है। हाँ, बाद में वो बड़ी कंपनी वो सारा पैसा ठेकेदार से कानूनी तौर पर वसूल सकती है, जिसे इंडेमनिटी कहा जाता है। लेकिन मजदूर को दर-दर भटकने से बचा लिया गया है। यानी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे कमजोर कड़ी को सबसे ज्यादा ताकत दी गई है।
अब कुछ और जटिल परिदृश्यों की बात करते हैं जो सेक्शन 13 से लेकर 15B तक फैले हुए हैं। ये सेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 13 उस स्थिति से निपटता है जहां चोट किसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी की गलती से लगी हो। ऐसे में अगर नियोक्ता ने मजदूर को मुआवजा दे दिया है तो वो नियोक्ता उस तीसरे पक्ष से अपना पैसा वसूलने का कानूनी हकदार हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर कंपनी का मालिक ही दिवालिया हो जाए, मतलब बैंकरप्ट हो जाए? ऐसी स्थिति में तो मजदूर का पैसा पूरी तरह डूब जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में तो ऐसा ही होता है, लेकिन सेक्शन 14 में इसके लिए भी एक सुरक्षा जाल है। अगर नियोक्ता दिवालिया हो जाता है और उसने अपनी कंपनी का बीमा करवा रखा है, तो उसके दिवालिया होने के साथ ही बीमा कंपनी सीधे तौर पर मजदूर के प्रति जवाबदेह हो जाती है। बीमा कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो मालिक के साथ था। बिल्कुल नहीं, और इससे भी ज्यादा ताकतवर है सेक्शन 14A। मान लीजिए कोई चालाक फैक्ट्री मालिक मुआवजे के भारी भरकम पैसे देने से बचने के लिए अपनी फैक्ट्री या अचल संपत्ति को रातों रात बेचने या किसी और के नाम ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। फिर क्या होगा? ऐसे में सेक्शन 14A कहता है कि वो बकाया मुआवजा उस ट्रांसफर की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार या फर्स्ट चार्ज बन जाएगा। सरल शब्दों में कहें तो वो प्रॉपर्टी लॉक हो जाएगी। वाह! जब तक उस संपत्ति को खरीदने वाला या नया मालिक मजदूर का एक एक पैसा नहीं चुका देता, वो संपत्ति कानूनी रूप से साफ सुथरी या क्लियर टाइटल वाली नहीं मानी जाएगी। ये तो सच में किसी भी धोखाधड़ी को रोकने का एक अचूक तरीका है। इसके अलावा सेक्शन 15, 15A और 15B उन विशेष प्रकार के कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं जिनका काम उन्हें देश की सीमाओं से पार या खतरनाक जगहों पर ले जाता है। जैसे कि जहाजों पर काम करने वाले नाविक, हाँ, सीमन या विमान का चालक दल, एयरक्राफ्ट क्रू या विदेश में काम करने वाले मोटर वाहन कर्मचारी। इन लोगों के लिए दावे की समय सीमा आम 2 साल के बजाय मौत की खबर मिलने के 1 साल के भीतर रखी गई है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प प्रावधान भी है। हाँ, अगर कोई जहाज अपने पूरे दल के साथ समुद्र में कहीं खो जाता है और कोई खबर नहीं मिलती तो कानून 18 महीने तक इंतजार करता है। 18 महीने बाद ये मान लिया जाता है कि दुर्घटना हो गई है और सभी लोग मारे गए हैं, जिसके बाद परिवार वाले मुआवजे के लिए क्लेम फाइल कर सकते हैं। 1923 के दौर में इस तरह की परिस्थितियों के बारे में सोचना और उनके लिए स्पष्ट नियम बनाना सच में कानून निर्माताओं की दूरदर्शिता को दर्शाता है। एकदम। सेक्शन 16 से 18A तक, जो मुख्य रूप से अनुपालन और दंड के बारे में है। मतलब कंप्लायंस और पेनाल्टीज। हाँ, सेक्शन 16 के तहत राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी कंपनी या नियोक्ता से वर्ष भर में दी गई दुर्घटनाओं और मुआवजे का पूरा डेटा या वार्षिक रिटर्न मांग सकती हैं। लेकिन यहाँ जिस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है सेक्शन 17। इसे कॉन्ट्रैक्टिंग आउट कहते हैं और ये एक बहुत ही संभावित एग्जाम ट्रैप है। हाँ, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब है कि क्या कोई नियोक्ता किसी मजदूर को नौकरी देने से पहले उससे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता है जिसमें लिखा हो कि मैं अपनी मर्जी से अपने मुआवजे का अधिकार छोड़ रहा हूं, कल को मुझे कुछ हुआ तो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। अक्सर मजबूरी में या नौकरी पाने की होड़ में मजदूर ऐसे कागजों पर दस्तखत कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सेक्शन 17 बहुत सख्ती से कहता है कि अगर कोई कर्मचारी स्वेच्छा से भी अपना या अपने परिवार का मुआवजे का अधिकार छोड़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कानून की नजर में नल एंड वॉइड यानी पूरी तरह से शून्य माना जाएगा। मतलब उस साइन की कोई वैल्यू नहीं कोई है। वैल्यू नहीं। राज्य ये मानता है कि मजदूर और मिल मालिक के बीच सौदेबाजी की ताकत यानी बार्गेनिंग पावर बराबर नहीं होती, इसलिए राज्य कमजोर पक्ष के अधिकारों को छीनने नहीं देगा, चाहे वो खुद ही क्यों ना लिख कर दे। ये एक बहुत ही सशक्त कल्याणकारी सिद्धांत है और इस पूरी चर्चा के अंत में आता है सेक्शन 18A, जो इस पूरे कानून को लागू करवाने का डंडा है। अगर कोई नियोक्ता इन सभी नियमों का पालन नहीं करता, जैसे कि अपनी फैक्ट्री में नोटिस बुक नहीं रखता, गंभीर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट 7 दिन के भीतर कमिश्नर को नहीं भेजता या राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं करता, तो उस पर अधिकतम 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बस इसमें एक छोटी सी तकनीकी शर्त यह है कि इस जुर्माने की कार्रवाई शुरू करने के लिए कमिश्नर के पास शिकायत अपराध के बारे में जानकारी मिलने के 6 महीने के भीतर दर्ज हो जानी चाहिए। तो आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।